बुलडोजर को लेकर सुप्रीम टिप्पणी के बाद इस प्रदेश में सियासत भी गर्मी दिखा रही है। भाजपा शासित प्रदेशों में बुलडोजर को लेकर मचे संग्राम के बाद सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष इसे अपनी जीत की तरह देख रहा है। यही कारण है कि अब इस पर इंडिया गठबंधन ने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। कांग्रेस पहले ही इसे लेकर अपने तेवर उग्र रखती रही है। अब जबकि इसे सुप्रीम समर्थन हासिल हुआ है, तब उसने अपने हमले भी तेज कर दिए हैं। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत्र ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। श्रीनेत्र कहती हैं, बुलडोजर चलाने जैसी गैरकानूनी हरकतें अपराधी करते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल देर से ही सही लेकिन बुलडोजर चलाने की घटिया प्रथा के खिलाफ एक तीखी टिप्पणी की है और इसका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने सही कहा है कि आरोपी की सजा निर्दोष परिवार वालों को नहीं मिलनी चाहिए। पर आखिर ये बुलडोजर का पूरा बवंडर है क्या? किसके ऊपर चलता है, कब चलता है, क्यों चलता है, ये कौन निर्धारित कर रहा है? हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क HLRN का अनुमान है कि स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकारों ने 2022 और 23 में करीब 1.5 लाख घरों को बुलडोजर से ढहा दिया था, जिसके चलते गांव, देहात और शहर में करीब 7.5 लाख लोग बेघर हो गए। अतिक्रमण को रोकने से लेकर शहरीकरण और आरोपी के खिलाफ हुए एक्शन जैसे कारण इसके लिए दिए गए। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और पहला सवाल यह है कि ऐसा कैसे होता है कि किसी आरोपी का घर, दुकान, होटल अचानक अवैध हो जाता है। एक ही दिन में अवैध निर्माण ढहाए जाने की सारी प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है। क्या कोई ये पूछेगा कि कैसे पता चलता है कि निर्माण अवैध है? कब नोटिस दिया गया, कब उसे सुनवाई का मौका दिया गया, कब निर्माण तोड़ने की तिथि निर्धारित करी गई और आखिर ये सारी चीजें 24 घंटे में कैसे हो जाती हैं? वहीं शिवसेना गुट के नेता संजय राउत कहते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हूं। यह बुलडोजर सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है। बीजेपी के लोगों ने बहुत सारे अपराध और गैर कानूनी काम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मैं सहमत हूं। ये बुलडोजर एक नौटंकी है, राजनीतिक नौटंकी है। अपने आप को हिंदुत्ववादी बताने के लिए ये बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन बुलडोजर चलाने की नौबत अब आएगी तब सबसे पहले ये बीजेपी के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। ये लोगों ने इतने कांड और अपराध करके रखे हैं, इतने गैर कानूनी काम किए हैं। मुझे लगता है अगर बुलडोजर चलना चाहिए। सेबी की चेयरपर्सन को लेकर सियासी कलह जारी है। कल ही कांग्रेस ने सेबी के चेयरपर्सन माधुरी पुरी-बुच को लेकर कई खुलासे किए थे। इसमें कहा गया था कि सेबी की चेयरपर्सन एक पोस्ट पर रहते हुए कई अन्य संस्थानों से वेतन और पेंशन ले रही हैं। ऐसे में ICICI के जवाब के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने पलटवार किया है। नेता पवन खेड़ा ने एक बार फिर एक के बाद एक कई सवाल खड़े किए हैं। इसमें मुख्य सवाल यह है कि चेयरपर्सन कार्यकाल की औसत सैलरी निकाली जो 1.30 करोड़ रुपए होती है, जबकि पेंशन का औसत 2.77 करोड़ रुपए आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन सी नौकरी है जिसमें पेंशन सैलरी से ज्यादा है। ये जो TDS आपने दिया, जो अमाउंट है उस TDS आपने पे कर दिया माधवी जी के बिहाफ पर, तो क्या वो माधवी बुच जी की इनकम में माना नहीं जाएगा? हम और आप इनकम टैक्स देते हैं, हम सब थोड़ा बहुत समझते हैं इनकम टैक्स को, और अगर वो उनकी इनकम में है, शी शुड बी टैक्स फॉर इट। तो ICICI ने ये TDS अमाउंट को टैक्सेबल इनकम में क्यों नहीं दिखाया माधवी जी की? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, प्रधानमंत्री का संकल्प किसानों की आय दोगुनी करना है और विकसित भारत के लिए कृषि का विकास और किसानों की समृद्धि है। इसी दिशा में कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण योजना और पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है। शिवराज बताते हैं कि फसल कटाई के बाद हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जहां फसल की उपज को स्टोर किया जा सके, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कोविड के दौरान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 78,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और 75,000 ऐसी संरचनाएं बनाई गई हैं। यह फंड 4 नए विस्तार के साथ लगातार आगे बढ़ेगा। जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करने का और विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान बनाने का। उस दिशा में अनेकों योजनाएं बनाई जा रही है, अनेकों काम हो रहे हैं और उसी की एक कड़ी में आज 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का एक पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। किसान को अपने उत्पाद का
वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है। कच्चे माल से चाहे अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, अलग अलग चीजें बनी और उस दिशा में काम करने कई स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिनके पास टैलेंट है, आइडियाज है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर मुंबई रेल लाइन की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति प्रदेश के नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान कहा, इस बहुप्रतीक्षित रेल लाइन से महाराष्ट्र के श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में उज्जैन स्थित महाकाल के दर्शन के लिए आ सकेंगे। विकास के लिए यह नए कीर्तिमान स्थापित होंगे और अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। अभी तो हमारा 2028 का कुंभ मेला है, लेकिन आपने शुरुआत में ये जो बड़ी सौगात दी है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमारे इस रेल पथ के माध्यम से माननीय मोदी जी तक, माननीय वैष्णव जी तक पहुंचा है और ये हम एक तरह से ऐसा भी मान सकते हैं कि हमारे पास एयरपोर्ट की कमी थी, तो ये मुंबई का एयरपोर्ट दिलवाने का काम आपने कराया है। ये नए हमारा सीधा एक मार्ग सुगम किया है कि अभी तक हम जहाज के जरिए सामग्री पहुंचाने के लिए अभाव महसूस करते थे। ये सीधा रास्ता रेल के माध्यम से कंटेनर में ही पहुंचाएगा, जहां दुनिया तक अपने यहाँ के प्रोडक्ट को हम पहुंचा सकते हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। मध्य प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान आज से शुरू हो गया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मिस्ड कॉल कर देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी उन्हें सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया और सदस्यता ली। आज मोहन कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय के विषय में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राकेश शुक्ल ने प्रेस के साथ जानकारी साझा की है। इस दौरान श्री शुक्ल ने बताया कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 320वीं जयंती के अवसर पर वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इन आयोजनों के संबंध में आयोजन समिति का गठन भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को इंदौर मनमाड नई रेलवे लाइन के रूप में बड़ी सौगात भी दी है। लगभग 18,000 करोड़ की यह परियोजना मालवा क्षेत्र में विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती समारोह समिति का गठन किया गया है, जो विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन वर्ष भर हो गए। हम सब जानते हैं कि अहिल्याबाई ये बहुत ही धार्मिक और एक ऐसी रूलर रही हैं जिनके प्रति लोगों की आस्था, उनके विकासशील सोच और धार्मिक आस्था खासतौर से जो उनके अंदर थी, उसके कारण लोगों के मन में एक विशेष सम्मान लोगों के मन में है। इसलिए ये जयंती समारोह समिति का गठन हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस बीजेपी सरकार को लगातार अलग अलग मुद्दों पर घेरती आ रही है। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मुकेश नायक पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीज घोटाले मामले में कृषि मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। मुकेश नायक ने चेतावनी दी है कि कृषि मंत्री ने अगर पत्र का जवाब नहीं दिया तो उन्हें किसी भी जिले में घुसने नहीं दिया जाएगा। साथ ही वे कहते हैं कि बीज घोटाले पर पूरे राज्य में प्रामाणिक बीजों का करप्शन हुआ है। यह शिवराज सिंह कार्यकाल में घोटाला हुआ है। मंडला और डिंडोरी जिले में किसानों को बीज नहीं दिया गया। 19,000 किसानों को बीज नहीं दिया गया। ऊपर से लेकर नीचे तक सब अधिकारी मिले हुए हैं, ताकि किसानों का उत्पादन बढ़े, खेती आधुनिक हो जाए और किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन मिले। लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरे राज्य में प्रमाणिक बीजों को लेकर जो करप्शन हुआ है और हमारे अन्नदाता किसानों के साथ जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार हुआ और बेईमानी हुई है, ये अक्षम्य अपराध है, क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊपर से नीचे तक सारे लोग इस करप्शन में मिले हुए हैं। उसका जीवंत प्रमाण यह है कि बीज आया ही नहीं जिलों में। बीज आया होता तो उसका चालान होता, उसका गेट पास होता, वो किसी गोडाउन में रखा हुआ ना दर्शाया जाता, उसका कोई ट्रांसपोर्टेशन का प्रमाण होता। कोई प्रमाण नहीं है बीज कहाँ आया, कहाँ गया, कितनी तारीख को आया, कहाँ रखा गया, किसने रिसीव किया उसको, किसने ट्रांसपोर्ट किया, कोई प्रमाण नहीं है इसका।
नीमच जिले की जावद विधानसभा के ग्राम काकरिया तलाई से मुकेश प्रजापत ने आज शासन तंत्र का अजीबोगरीब तरह से विरोध जताया है। बताया जा रहा है कि पिछले 7 साल से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहे प्रजापत को सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता रहा है। अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे बार बार के आश्वासन से परेशान मुकेश ने मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान अनोखे अंदाज में बिना शर्ट पहने 1000 पुराने शिकायती आवेदनों की माला को पहनकर कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश किया, वह भी लोट लगाते हुए, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। कल मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के गरीब आदिवासी किसान इंद्रपाल अगरिया की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में हत्यारे रेत माफियाओं की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पार्टी एवं आमजन ने आज अनिश्चितकालीन धरना दिया है। कांग्रेस के नेता कमलेश्वर पटेल ने किसान की हत्या पर सरकार को घेरा है और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने पक्षपात की कार्रवाई को लेकर भी कई सवाल दागे हैं। धरने पर बैठे कमलेश्वर पटेल ने हत्यारे रेत माफियाओं की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए यह धरना दिया जा रहा है, ऐसा बताया है। घटना अभी तत्काल में ही घटी थी। 1 महीना पहले चितरंगी में मंडल अध्यक्ष भाजपा का वो मार देता है, एक दलित युवक को गोली मार देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तीसरी घटना ये तत्काल में ही जो परसों रात में घटित हुई है, बालू माफिया भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के नेता ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं एक आदिवासी युवक के ऊपर और उसकी जान ले लेते हैं। ये कहाँ का खेल है? ये कहाँ का न्याय है? कैसी सरकार चल रही है? और एक जगह नहीं, ये पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। चाहे रीवा हो, सतना हो, कटनी हो, सागर हो, मुरैना हो, जिधर जिस जिले में आप नजर दौड़ाइए, आए दिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ तक कि माफिया राज इतना हावी हो गया है। अभी व्यवहारी में थोड़े दिन पहले पुलिस के एएसआई के ऊपर और फॉरेस्ट के अधिकारियों के ऊपर भी चढ़ा दिया था, ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। आपका एक जगह तो नायब तहसीलदार के ऊपर चढ़ा दिया था मुरैना में। ये हो क्या रहा है? ये कौन सा राज चल रहा है? सुशासन की बात करते और लगातार प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। और कल परसों जो घटना घटित हुई, हालांकि जब 12 घंटे 14 घंटे कांग्रेस के नेता धरने पे बैठे रहे, 24 घंटा पीड़ित परिवार परेशान होता रहा, भूखे प्यासे जब परेशान होते रहे, बड़ी मुश्किल में अपराध कायम किया। और जो बातें कह के गए, अभी उसमें भी कोई न गिरफ्तारी हुई है, न ट्रैक्टर की जब्ती हुई है। ट्रैक्टर ट्राली की जब्ती भी दूसरे की, ट्रैक्टर भी दूसरे का जब्त कर रहे हैं। ये क्या इतना डर है अधिकारियों के ऊपर? क्या ये भूल गए हैं कि इनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ एक पार्टी के लोगों की दुमदुमी बजाने की जिम्मेदारी है?